वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई यार। यहाँ पर एक बच्चे के द्वारा मेल लिखा गया, सर अब तो मोहल्ले पड़ोस वाले बातें करने लगेंगी, तेरा कुछ नहीं हो पाएगा सर, बड़ा ही डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ आजकल। तो यार देखिए, मोहल्ले पड़ोस वाले यार दोस्त रिश्तेदार, ये इनका काम ये होता है कि कोई ना कोई टॉपिक रहे इनके पास में और वो उनके बारे में बातें करें। अगर आप लोग सफल हो जाओगे तो आप लोगों से प्रेरणा लेंगे कि हाँ देख कितना अच्छा कर गया है। अगर असफल हो जाएंगे तो बोलेंगे कि उसकी तरीके से नहीं करना है तुझे। तो हर पैटर्न में वो आप लोगों के बारे में बात करेंगे ही करेंगे। तो इनके बारे में सोचकर अपने आप को इरिटेट करना, इनके बारे में सोचकर अपने आप को परेशान करना, ये कोई अकलमंदी वाली बात नहीं है। ये तो एक तरीके से अपने आप को ही बिना किसी बात के लिए टेंशन देने वाली बात होगी। वैसे ही बहुत सारी टेंशन है, इतना सारा सिलेबस पढ़ा हुआ है, इतनी सारी प्रैक्टिस करनी है, इतना सारा रिवीजन करना है, उसके बारे में सोच लो यार थोड़ा सा। इससे अच्छा तो ये सारी चीजें सोच रहे हो। तो बेफजूल की बातों को लाइफ में जितना ज्यादा कट करके जितना कम मिनिमम आप लोग कर दोगे, उतना ही ज्यादा आप लोगों की प्रोडक्टिविटी आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएगी। और ये रियलिटी में फैक्ट भी है। ये ऐसी चीजें आप लोगों के आसपास बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी और जितना ज्यादा आप लोग इनके ऊपर फोकस दोगे उतनी ही ज्यादा ये आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इसलिए सीधा सीधा काम ये करना है कि इनको कट करो लाइफ में से और अपना फोकस करो कि क्या आप लोगों को काम करना है। पूरे दिन में वही फोकस होना चाहिए। और जब पूरे दिन का जो शेड्यूल है सुबह से लेकर शाम तक को पूरा फॉलो कर लो, फिर शाम को एंटरटेनमेंट करने के लिए थोड़ा सा इन चीजों के बारे में बात कर लो। जब आप लोगों को लगे चलो मूड फ्रेश कर लेते हैं थोड़ा सा, तो इनको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के तरीके से लिया करो, तो ही चीजें सही रहेंगी। वरना फालतू में परेशान रहोगे और अपनी एनर्जी को वेस्ट करोगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, आई होप कि आप लोग इनको समझोगे और इंप्लीमेंट करोगे। तो कल आप लोगों को पता है कि सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई वो ये थी कि सीबीएसई एग्जाम है जो 12th और 10th के, तो 10th के तो कैंसिल कर दिए गए हैं और 12th के पोस्टपोन कर दिए गए हैं। पोस्टपोन कब तक किए गए हैं? यहाँ पर 1 जून को अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, रिव्यू किया जाएगा मीटिंग को। रिव्यू करने के बाद में कम से कम 15 दिन का टाइम दिया जाएगा एग्जाम के लिए। तो देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है आगे आने वाले टाइम में। पर लेकिन जो 10th के बच्चे हैं उनके लिए क्या किया गया, उनको बेसिकली जो परफॉर्मेंस रही होगी अब तक की जो भी चीजें हैं उसके बेस पर उनको मार्क्स दिए जाएंगे और उसी के बेस पर चीजें जो हैं वो आगे बढ़ती नजर आएगी। तो ये जो 12th क्लास के लगभग 14 लाख बच्चों के ऊपर और जो 10th क्लास के लगभग 21 लाख बच्चों के ऊपर यहां पर इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से सिचुएशन आगे बढ़ेगी। बोला यह गया था कि 2 लाख के करीब लोगों के द्वारा ऑनलाइन पिटीशन फाइल की गई, जिसमें कैंसिल बोर्ड एग्जाम करके हैशटैग कैंपेन चलाया गया। तो उसके चलते यहां पर इसको कैंसिल किया गया है। तो ये देखते हैं कि आगे कब तक ये सिचुएशन कंटिन्यू रहती है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, यहां पर एग्जाम कैंसिल होने चाहिए थे या फिर नहीं होने चाहिए थे? आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? तो आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी हमारी कंट्री में अगर केसेस के बारे में बात करें तो काफी ह्यूज केसेस यहां पर देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटका, तो काफी लार्ज स्केल पर यहां पर जो केस हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। तो किस तरीके से सिचुएशन को टैकल किया जाए और किस तरीके से यहां पर जो आज के डेट में हम लोग दवाइयों को कैसे लेकर चल रहे हैं उसके बारे में भी आर्टिकल है यहां पर। तो एक ओवरव्यू यहां पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आगे आप लोगों को जानने को मिलने वाली हैं। तो कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया सर स्टार्टिंग में ही न्यूज़पेपर का ओवरव्यू दे दिया करो। चलिए न्यूज़पेपर का ओवरव्यू जब से भी मुझे सुटेबल लगेगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग उस चीज को लेकर, ओवरव्यू आप लोगों को मिल जाया करेगा। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू कर लिया करेंगे और फिर आप लोग एडिटोरियल डिटेल में हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है इंडिया, रसिया और यूएसए के बीच में। इसको बोलते हैं S-400 सिस्टम। S-400 सिस्टम, ये जो डील है इंडिया और रसिया के बीच में ये डील साइन की गई थी। तो लगभग ये 5 पॉइंट समथिंग बिलियन की डील है यहां पर ये इंडिया और रसिया के बीच में, जिसमें हम लोग को ये एयर डिफेंस सिस्टम रसिया से मिलना है। तो यूएसए ये बोलता है कि इसको मत खरीदो, तो इसके चलते हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने की बात करता है। पर लेकिन इंडिया ने वो सारी बातें दरकिनार करते हुए अभी यहां पर रसिया से ये खरीदने की बात की गई और हम लोग इसको कमिटेड हैं तो इसको खरीदेंगे। और यूएसए सैंक्शन लगाएगा या नहीं लगाएगा वो बाद में देखा जाएगा, जो भी होगा। पर लेकिन हम लोगों की जो डील है वो यहां पर आगे फॉरवर्ड कर रही है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये, रसिया से सबसे ज्यादा हम हथियार खरीदते हैं, इसके बाद में फ्रांस, फिर इजराइल और फिर उसके बाद में हम लोग यूएसए चौथे नंबर पर आता है हमारी कंट्री के आगे। तो अभी फिलहाल ये जो डील है ये आगे बढ़ रही है। अभी यहां पर कई सारी और भी बातें हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली क्वाड ग्रुप में इंडिया ऐड हो गया। तो क्वाड ग्रुप को एशियन नाटो के नाम से भी बोला जा रहा है। तो उसको भी यहां पर लेकर बातें की जा रही है कि एक साइड में तो रसिया की S-400 सिस्टम खरीद रहे हैं और एक साइड में यूएसए के साथ मिलकर बात कर रहे हैं। तो नेटो एक ऐसा ग्रुप था जो कि यूएसएसआर को टैकल करने के लिए बनाया गया था। उसी नेटो में आज के डेट में यूक्रेन बोल रहा है कि मुझे ऐड कर लो। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट में है आज की डेट में, जिसके चलते आगे देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है।
और कैसे इंडो पैसिफिक रीजन में शांति रहती है। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है आने वाले टाइम में। तो बहुत सारी ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसके बारे में बात की जा रही है। तो इसके बारे में एक हल्का सा आइडिया आप लोगों को रखना चाहिए कि क्या चल रहा है। अगर कोई इंटरव्यू भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाए तो आप लोग इसके बारे में कम से कम कुछ बता सको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों को अगर थोड़े से लंबे समय से चीजें फॉलो करके आप लोग चल रहे हो तो एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट के बारे में आप लोगों को पता होगा जिसको बोलते हैं आरसीईपी। इसके ऊपर कई सारे एडिटोरियल भी हम लोगों ने उस टाइम पर डिस्कस किए थे। इसको बोलते हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इंडिया ने क्या किया था, 2019 में इससे विड्रॉ कर लिया गया था। उस टाइम पर इसमें 16 मेंबर थे और आज की डेट में इसमें 15 मेंबर हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मेंबर कौन कौन है तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में आसियान के टोटल 10 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो आसियान कंट्री है। इसके बाद में कौन कौन थे यहाँ पर, इसके बाद में थे इंडिया और चाइना, दो तो ये मेंबर थे। नेक्स्ट यहाँ पर साउथ कोरिया और जापान, 4 मेंबर ये हो गए। और यहाँ पर थे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो टोटल मिलाकर 16 मेंबर थे जिनके द्वारा बात की गई थी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हम लोग साइन करेंगे। नाम से समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी इंक्लूड करने की बात कर रहे थे। पर लेकिन इंडिया का मुद्दा यह था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग इंक्लूड तो करेंगे पर लेकिन क्या आप लोग गुड्स और सर्विस को दोनों को पैरेलल में लेकर चलोगे कि एक साइड में तो लोगों को एक दूसरे की बाउंड्री के अंदर हम लोग सेंड कर सकते हैं। इनके अगर मान लीजिए हमारी कंट्री में जो ऐसे लोग हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड कराना चाहते हैं दूसरी कंट्री में जाकर काम कर सकें और गुड्स हम लोग ला सामान खरीद और बेच सके एक दूसरी कंट्री में, तो वो देखने वाली बात थी। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि अगर कल को हम लोग एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में साइन कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यहाँ के डेयरी प्रोडक्ट हमारी कंट्री में आकर फ्लड हो जाएंगे तो हमारी कंट्री किसानों को इससे नुकसान पहुंच सकता है। अगर वहां से मान लीजिए हमारी कंट्री के एक तो डेयरी के सामान है, ऊपर से बाहर के आ रहे हैं, बाहर वाले सस्ते आ रहे हैं, हमारे वाले महंगे, तो फिर उससे दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो कई सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया और अपना हाथ उस टाइम पर खींच लिया। तो इसके चलते यहां पर अभी फिलहाल जो है ये जो बोल रहे हैं सिंगापुर के अभी फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा यहां पर कुछ बातें बोली गई कि होप कि इंडिया रिवाइव करेगा अपना स्टैंड इस पैक्ट को लेकर और फिर से इसको ज्वाइन करने के बारे में बात करेगा। तो कौन कौन कंट्रीज के अंदर आती है और क्या क्या बातें हैं, एक मोटा मोटा सा आइडिया कम से कम आप लोगों को रहना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि टाइम टू टाइम ऐसी ये न्यूज आती रहती है और ये ऐसे इश्यू हैं जो लंबे चलते हैं। आप लोग अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा कि कौन कौन मेंबर आते हैं, इंडिया ने विड्रॉ किए यहां से, ये क्या क्या चीजें हैं, तो आप लोगों को ये नहीं बोलना है कि यार ये तो 2019 की न्यूज थी ऐसे कैसे पूछ ली। ये कंटीन्यूअसली न्यूज में चलती रहती है, कभी कोई मिनिस्टर कोई कमेंट कर देगा तो कभी कुछ, तो ये इश्यूज होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये तो आप लोगों के पास में एक A4 साइज शीट में कंप्लीट एक पूरा मुद्दा बना हुआ होना चाहिए हमेशा इसके बारे में। ठीक है, तो कई बार इसके बारे में उस टाइम पर हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। अच्छा, आसियान जो मेंबर है जिनके बारे में मैंने अभी रिसेंटली कई बार आप लोगों को बताया, ये कौन से पैक्ट के द्वारा कब इसको बनाया गया था इसके बारे में जरा बताइए। आसियान मेंबर इसलिए भी काफी ज्यादा न्यूज में क्योंकि म्यांमार आसियान का मेंबर है। ठीक है, तो उसके चलते भी आसियान काफी ज्यादा न्यूज में है, तो कई सारी बातें यहां पर पूछ ली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है क्वाड ग्रुप के बारे में। तो 4 कंट्री है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए क्वाड ग्रुप में आज के डेट में। तो इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो हाई लेवल की है। ये हमारी कंट्री के जो नेवी चीफ हैं एडमिरल जिनका नाम है करमबीर सिंह, उनके द्वारा ये बात बोली गई है। तो देखिए नॉर्मली अभी रसिया के द्वारा भी एक बात बोली गई थी कि इंडिया को हम लोगों ने चाइना के साथ में कितने भी अच्छे रिलेशन क्यों ना कर लियो, रसिया ने ये बोला, पर हम लोग उनके साथ डिफेंस डील में नहीं जा रहे हैं। पर लेकिन इंडिया जिस तरीके से क्वाड ग्रुप को लेकर चल रहे हैं तो वो सोचने वाली बात है। तो इंडिया ने इसके ऊपर अभी रिसेंटली अपना थोड़ा सा गुस्सा भी एक तरीके से दिखाया था। अभी हमारी कंट्री के चीफ ऐसे कमेंट कर रहे हैं तो इसको लेकर किस तरीके से देखा जाएगा, तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है कि कैसे हम लोग बैलेंस बनाकर चलेंगे। क्योंकि फिलहाल जो है आज के डेट में एक एक्सरसाइज है मालाबार जो पहले यूएसए और इंडिया के बीच में हुआ करती थी। जापान 2015 में चल के परमानेंट मेंबर बन गया इसका। अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया भी यहां पर इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये आने वाले टाइम में हम लोग नेवी को एक तरीके से क्वाड का एक डिफेंस वर्जन निकालकर सामने लेकर आ रहे हैं क्या, तो ये भी एक नया सोचने वाला मुद्दा हो सकता है। तो कैसे, तो क्या यहां पर नेटो बोला जा रहा है इसको, एशिया का एक मिनी नेटो बोला जा रहा है इसको, तो क्या ये सच होने वाली है बातें। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी जिनके आंसर नहीं है। हालांकि अलग अलग कंट्री अलग अलग स्टेटमेंट यहां पर देती है। इंडिया बोलता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कई बार यहां पर इन सब चीजों से मुंह कर जाते हैं। पर लेकिन जो इस तरीके के पैटर्न चलते हुए नजर आ रहे हैं वो दिखता है कि चल कुछ और रहा है और कहा कुछ और जा रहा है। तो ये कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा क्लैरिटी लेकर आएंगी। ठीक है, तो एक मोटा मोटा सा आइडिया रखिएगा इसके बारे में, पता होना चाहिए क्या चल रहा है। एक दुखद घटना है यहां पर, हमारी कंट्री के जो फॉर्मर चीफ जो इलेक्शन कमीशन थे जिनका नाम था जीवीजी कृष्णमूर्ति, रिसेंटली अभी उनकी डेथ हो गई है। तो यहां पर इन्हीं के बारे में ये बात की जा रही है। ठीक है, अच्छा रिसेंटली अभी आप लोगों को बताया जो सुनील अरोड़ा साहब है उनकी जगह हमारे नए चीफ इलेक्शन कमीशन बने हैं। ठीक है, उनका नाम है सुशील चंद्रा। ठीक है, तो वो भी आप लोग याद रखेगा। तो आर्टिकल 324 हमारी कंट्री में ये पावर देता है जो हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक प्रॉपर वे में इलेक्शन कंडक्ट कराए जा सके। और कई बार पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैच करने के लिए आ जाता है, तो वो भी आप लोगों को एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए। तो इसके बारे में एक हल्का सा एक
पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर इनके बारे में पूछ लिया जाए, मैच करने के लिए आ जाए, तो आप लोग इनके बारे में बता सको। ठीक है, अभी यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा मीटिंग ऑफ कर दी गई है फ्रांस के जो पीएम है उनके साथ में, कोविड-19 की न्यू प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए। तो ये अभी कंडीशन कई सारी चल रही है, हालांकि राफेल वाला मुद्दा भी चल रहा है कि बिचौलिया को कितना सारा पैसा दिया गया, वो तमाम मुद्दे। तो देखते हैं अभी सिचुएशन कैसे नॉर्मल हो पाती है। कई सारे ऐसे इशू चल रहे हैं और ऊपर से कोविड-19। ठीक है, तो ये कई सारी बातें हैं। तो यहां पर देखते हैं 2 डे की जो विजिट होने वाली थी, यहां पर अभी अपकमिंग जो विजिट थी यूके के जो प्राइम मिनिस्टर की 26 ये बेसिकली अप्रैल को, और जापान के प्राइम मिनिस्टर की भी यहां पर अभी देखते हैं उसको कैसे लेकर चला जाएगा। तो कई सारी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं फिलहाल अभी कोविड-19 को लेकर। ठीक है, बाकी किसान जो है वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है झूठ बोल रही है, बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट बोल रही है कि हम लोगों ने यूनियन को इनवाइट किया है बात करने के लिए। तो किसान ये बोल रहे हैं कि फालतू में मीडिया में ये स्टेटमेंट दी जा रही है, फॉल्स प्रोमिस किए जा रहे हैं, कोई हमको इनवाइट नहीं कर रहा है, बस फालतू में अपना, ताकि लोग जो है गुस्सा ना हो, इसलिए यहां पर ऐसी स्टेटमेंट निकल कर आ रही है। तो ये किसान बोल रहे हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं इनके द्वारा गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां पर ये बेसिकली अभी फिलहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि 1 मई को क्या अफगानिस्तान से यूएसए की फोर्स बाहर निकलेगी। तो इसमें जो यूएसए के साथ में नेटो की भी फोर्स वहां पर देखने को मिलती है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप लोग बोलते हैं, 1949 में इसका गठन किया गया था। कितने मेंबर हैं इसके अंदर पता ही होगा आप लोगों को, मॉर्निंग में डिस्कस किया था मैंने। तो ये इसके बारे में अगर बात की जाए तो अभी यहां पर विड्रॉ करने की जो बात चल रही है, अब उसको कैसे यहां पर विड्रॉ किया जाएगा, किस तरीके से एक बैलेंस बनाकर रखा जाएगा, तो ये मुद्दा देखने वाला होगा अभी। क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है यहां पर एक डील साइन कर गए थे कि 1 नवंबर को तो हम लोग यहां से पत्ता खींच ही लेंगे, अब वो यहां पर कितना आगे बढ़ा पाएंगे इस चीजों को, तो देखने वाली बात है। ठीक है, तो अभी ये मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है, और सबसे ज्यादा मुद्दा यहां पर इसलिए भी है क्योंकि रिसेंटली अभी अगर बात करें अफगानिस्तान के अंदर कैसे शांति बनाकर रखनी है, तो उस पर अलग अलग कंट्री के अलग अलग स्टैंड चल रहे हैं, पर लेकिन सब किसी न किसी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को इंक्लूड कर रहे हैं। अभी यहां पर रशिया चाहता है तालिबान भी पार में आ जाए, इंडिया चाहता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन जाए, यूएसए चाहता है वो इज्जत बचाकर जैसे तैसे यहां से निकल जाए। इसी के साथ में शांति बनाकर कैसे रखनी है, उसके चलते जो मुद्दा है बेसिकली वो है कि यहां पर कैसे एक नॉर्मल गवर्नमेंट आ जाए ताकि फिर से यहां पर कोई अफरा तफरी न मचे। तो बेसिक मुद्दा वो भी है। तो क्या क्या हो पाएगा यहां पर, तो ये भी एक अनफॉर्चुनेट कंडीशन कंटिन्यूअस चली हुई आ रही है। यहां पर हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल जो कॉन्फ्रेंस अभी आप लोगों को देखने को मिली, जो 9 नंबर की थी, उसमें भी यहां पर कई सारे ऐसे मुद्दे उठाए गए। अच्छा ये बताइए कहां पर हुई थी उस टाइम पर, ये मैंने आप लोग कई बार बताया था, रिवीजन आप लोगों को हो जाएगा, अफगानिस्तान से रिलेटेड पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कई सारे मुद्दे अभी यहां पर इसके बारे में चल रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये 60% के करीब एनरिच करने की बात कर रहे हैं यहां पर अभी जो इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है, क्योंकि अभी इजराइल के द्वारा जो हरकतें की जा रही है, ईरान उससे गुस्सा है। तो ईरान न्यूक्लियर डील जो है वो कई बार काले बादल मंडरा रहे हैं, उसके ऊपर कई बार ऐसी बातें निकल कर आती हैं। तो हसन रूहानी साहब जो हैं उनके ऊपर भी आखिर प्रेशर है बेचारे के, क्योंकि उन्होंने तो डील पूरी फॉलो की थी। अब डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल गया, अब ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है, इनके साइंटिस्ट को मारा जा रहा है, इनकी ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, इनके जहाज के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। तो आखिर ये कब तक सहेंगे, क्योंकि जून के महीने में इलेक्शन भी आने वाले हैं। कट्टरपंथी ऑलरेडी इनके सर पर नाच रहे हैं कि तुमको बोला था कि डील साइन मत करना, पर तुमने जो ईरान न्यूक्लियर डील साइन कर ली। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं यहां पर अभी जून के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए, हो सकता है इसके ऊपर एक ऐसे मुद्दे अपने कर रहे हो, अभी उठा रहे हो, क्योंकि यूके, फ्रांस, जर्मनी अभी यहां पर कंसर्न में आ गए, क्योंकि ये वो कंट्री है जो P5+1 के साथ मिलकर डील के साइन कर रहे हैं। अभी यहां पर कैसे जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव जो पैक्ट ऑफ जो एक्शन है यहां पर, इसको लेकर उसको कैसे रिवाइव किया जाएगा, जिसको ईरान न्यूक्लियर डील आप लोग बोलते हैं, तो वो मुद्दा आगे देखने को मिलेगा। तो ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा भी यहां पर चला हुआ है। देखते हैं ये ऐसे ऐसे मुद्दे कब जाकर सुलझेंगे, कई सारी बातें हैं यहां पर। ये इंटरेस्टिंग चीजें यहां पर पाकिस्तान के द्वारा बोला गया, जो रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टी है उनको बैन किया जाएगा, क्योंकि कई दिनों से यहां पर झड़प चल रही है और कई सारे लोगों की जान भी जा चुकी है, लगभग 7 के करीब, और लगभग 300 के करीब जो पुलिसमैन है वो इंजर्ड हो गए पाकिस्तान के अंदर। तो यथास्थिति बनाने के लिए यहां पर इनके द्वारा ये स्टेप उठाया जा रहा है कि जो रेडिकल इस्लामिस्ट पार्टी है, यानी कि जो धर्म के नाम पर दंगे फैलाने वाली पार्टी है, उनको कंट्रोल किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। तो ये बातें बोली गई हैं। नेक्स्ट श्रीलंका में भी कुछ ऐसी बातें की जा रही है, बैन किया जा रहा है IS को 10 अदर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, ताकि यहां पर उल्टी सीधी हरकतें न देखने को मिले धर्म के नाम पर या किसी और मुद्दे के नाम पर। तो श्रीलंका भी यहां पर पाकिस्तान के पैटर्न पर चलता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है हॉस्पिटल के अंदर अभी रिसेंटली यहां पर बेसिकली देखिए कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं, ठीक है, तो फोर्स किया गया, उनको यहां पर एडमिट नहीं किया गया, कई सारी ऐसी कंडीशन देखने को मिले बिहार के अंदर। तो देखिए सिचुएशन जो है, एक तो कई सारे जो हॉस्पिटल हैं वो कंप्लीटली फुल हो चुके हैं, ठीक है, उसी के चलते कंडीशन यहां पर ये है कि फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, कहीं दवाई अवेलेबल नहीं है, तो तमाम मुद्दे निकल कर आ रहे हैं। इवन 2 सीनियर IAS ऑफिसर भी यहां पर अभी और मिनिस्टर भी यहां पर अभी कोविड-19 की चपेट में आ गए। तो कई सारे ऐसे केसेस सामने देखने को मिल रहे हैं। तो देखते हैं सिचुएशन कब नॉर्मल हो पाती है। अभी फिलहाल जो है त्राहिमाम मचा हुआ है चारों तरफ को अगर देखा जाए।
देखिए ये भी एक छोटा सा मुद्दा है साइड में। कई बार क्या होता है, कई सारे जो लोग होते हैं गलत तरीके की चीजों में फंस जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर अभी 3 जो लड़के हैं उनके द्वारा कोशिश की गई एक्सटोर्ट करने के लिए, एक तरीके से पैसे लेने के लिए 10 लाख के करीब ठगने की कोशिश की गई एक लड़के से, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कोशिश ये करनी है कि इन सब मुद्दों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो, पता नहीं किसके मन में क्या चल रहा है, आप लोगों को किस तरीके ठगने की कोशिश की जाए तो आप लोगों के हाथ में है। वो नहीं कहते कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, तो कभी भी किसी को भी अपनी जिंदगी में ज्यादा ना घुसने दो और ना ही किसी की जिंदगी में ज्यादा घुसो। ये सही तरीका है अपनी लाइफ को एंजॉय करने का, ठीक है। अपनी पर्सनल लाइफ अपने तक लिमिट रखो, किसी के साथ में अपनी पर्सनल लाइफ ज्यादा शेयर मत करो और जितना ज्यादा हो सके सामने वाले की पर्सनल लाइफ में भी अपना इंटरेस्ट मत दिखाओ। तो इससे क्या रहेगा, प्रोफेशनली आप लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्ट रहेंगे और कोई भी आप लोग की चीजें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। पेटीएम, एटीएम पिन सिन ये वगैरह सारे पासवर्ड वगैरह ये कभी किसी के साथ में भूलकर भी शेयर नहीं करना है, वरना बाद में खामियाजा भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो पहले तो सोना मोना बाबू टोना करके सारी चीजें एक दूसरे के साथ में शेयर कर लेते हैं और फिर बाद में कंडीशन देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा इससे डिस्टेंस बनाकर रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। फास्टैग जो है जो अभी यूज किया जाता है, फास्टैग बेसिकली जो टोल कलेक्शन लिया जाता है, जो ऑनलाइन टोल कलेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन जिसको आप लोग बोलते हैं, ये बोला जा रहा है कि अभी रिसेंटली यहां पर कि ये फ्री मूवमेंट को वॉयलेट कर रहा है, राइट टू फ्री मूवमेंट। क्यों? क्योंकि अगर फास्टैग नहीं है आप लोगों के पास में तो यहां पर उसके लिए बेसिकली कंडीशन देखने को मिलती है कि यहां पर उसको अलाउ नहीं किया जा रहा है कई जगह, ठीक है। पर लेकिन ये भी है, जैसे मान लीजिए 15 रुपए का फास्टैग कट रहा है, अब वो फास्टैग से 15 रुपए कटेंगे, अगर फास्टैग नहीं है तो 30 रुपए आप लोगों को देने पड़ेंगे। सेंटर ये कह रहा है कि ये वॉयलेशन नहीं है एक तरीके से, ये सही तरीका है जिससे कई सारे फायदे देखने को मिलते हैं। आप लोग क्या लगता है, फास्टैग जो है फ्री मूवमेंट को रोक रहा है? आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं? आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, ठीक है। यही है आज का थोड़ा सा एक ओवरव्यू न्यूज थी छोटी छोटी। बाकी 2 वीडियो डेली आप लोगों को देखने को मिलती है, इनको एंजॉय कीजिए। करंट अफेयर जो है वो आसानी से आप लोग एंजॉय कर पाएंगे। यार आज एक आर्टिकल आया, बड़ा ही डिफरेंट सा आर्टिकल मुझे देखने को मिला। पहले तो मैंने पढ़ा इसके बारे में, मुझे इसका आइडिया नहीं लगा, फिर मैंने इसको डिटेल में पढ़ा, कुछ विकिपीडिया से पढ़ा और कुछ इधर उधर से इसके बारे में सर्च किया, फिर मुझे इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिली, ठीक है। हालांकि जो है ये आर्टिकल है, इसके बारे में कई सारी बातें मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं नॉर्मली, पर फिर भी ये एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का आर्टिकल मुझे लगा। इसके बारे में आप लोगों से बात करता हूं। बात की जा रही है यहां पर सीरस एक्ट के बारे में। थोड़ा सा तो इसके बारे में पहले भी सुना था, पर डिटेल में जाकर पढ़ा इसके बारे में तो कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिली कि आप लोग इनको समझ पाएंगे कि ऐसी भी चीजें सोसाइटी में देखने को मिलती हैं। पर लेकिन ये रियलिटी में ये हर एक इंसान के अलग अलग तरीके होते हैं, कभी भी उसके काम को उसकी पर्सनल लाइफ के साथ में कंपेयर नहीं करना चाहिए। बेसिकली ये काम कर रहे, बात कर रहे हैं यहाँ पर एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में, ठीक है। जिसको जो एलजीबीटी कम्युनिटी को अगर आप लोग बात करते हैं तो हमारी कंट्री में ऑलरेडी हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है कि इसका सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा। नवतेज सिंह जौहर का केस, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट केस है। नवतेज सिंह जौहर का केस है 2018 का। इसमें क्या किया गया, इसमें डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया इंक्लूडिंग होमोसेक्सुअलिटी को। यानी कि अगर एक लड़का या फिर लड़की आपस में मिलकर किसी भी तरीके से रिलेशन बना रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा, ये जो एलजीबीटी कम्युनिटी होती है इनके बारे में बात की जाती है, तो यहां पर आप लोग उसको गलत तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। ये इनकी फीलिंग है, इनको अपनी फीलिंग अपने आप अगर साथ में शेयर करने अपना, तो हम लोग इनकी पर्सनल लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में, जो मैंने भी आप लोगों को बोला, इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इसी का एक केस है यहां पर, तो उसी केस के बारे में बात की जा रही है। ऐसा ही केस आप लोगों को यहां पर आंसर राइटिंग के लिखने के लिए आ जाए। यहां पर ये है बेसिकली एलन टर्निंग लॉ, तो इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। यहां पर बात की जा रही है सीरस एक्ट के बारे में और एलन टर्निंग लॉ के बारे में। पहले आप लोग समझिए है क्या मुद्दा यहां पर क्या है। यहां पर बात की जा रही है, ये है यहां पर रामचंद्र सीरस, ठीक है। आर सीरस का नाम इसको आप लोग याद रखते हैं। ये एक ऑथर भी थे हमारी कंट्री में, और इसी के साथ में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर में एक मराठी, ये एक स्पेशलाइज्ड एक लिटरेचर के टीचर भी थे और हेड थे यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के। तो ये जो थे यहां पर, इनके ऊपर एक मूवी बनी हुई है यहां पर, ठीक है। जो बेसिकली ये हंसल मेहता के द्वारा यहां पर इनके ऊपर मूवी बनाई गई, फिल्म अलीगढ़। तो बेसिकली कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी यहां पर, ये जो थे एक गे थे, ठीक है। इनके बारे में इन्होंने खुद भी यहां पर लिखा हुआ है। अभी अगर लाइन में आप लोगों से बोलूं, ये आप लोग देखते हैं, इनके द्वारा बोला गया कि लगभग 2 डेकेड के करीब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर रहा, मैं अपनी यूनिवर्सिटी से प्यार करता हूं, और यूनिवर्सिटी के लोग अगर मुझसे यूनिवर्सिटी के लोग अगर मेरे से प्यार करना छोड़ देते हैं बेसिकली इसलिए कि मैं गे हूं, तो देखिए ये बड़ी अनफॉर्चुनेट कंडीशन होगी। यानी कि इनका ये मानना है कि मैं गे हूं या फिर मैं कोई भी कैटेगरी का इंसान हूं, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, ठीक है। तो इसको मेरी प्रोफेशनल लाइफ के साथ में कंक्लूड करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में काफी अच्छे रहे हैं। महाराष्ट्र साहित्य जो परिषद का अवार्ड भी इनको मिला है यहां पर, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में अपने काफी अच्छे रहे हैं। तो हुआ क्या था बेसिकली, 8 फरवरी 2010 में इनके घर में एंट्री की गई
और इनको अनदर पर्सन के साथ में गलत संदिग्ध हालत में पाया गया फिजिकल रिलेशन बनाते हुए, तो उसकी चलते यहां पर फिर इनके ऊपर आरोप लगाए गए। तो आरोप लगाने के बाद में फिर इनको यहां पर यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया। तो फिर आगे चलकर 8 तारीख को ये पाए गए, 9 तारीख को इनको सस्पेंड कर दिया गया एएमयू यूनिवर्सिटी से, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। बोला गया कि एक ग्रोस मिसकंडक्ट यहां पर देखने को मिला। पर लेकिन जब इनका केस पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर में, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो केस पहुंचा तो उन्होंने यहां पर इनको बाइज्जत बरी कर दिया और यहां पर इनको फिर आगे इनकी जॉब भी मिल गई और कॉन्टिन्यूअस इनके द्वारा अपनी जॉब की गई। रीजन क्या था? रीजन ये था क्योंकि देखिए सेक्शन 377 जो है वो हमारी कंट्री में जो इंडियन पिनल कोड का है उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था, जिसके चलते यहां पर अब ये कुछ भी ऐसी कोई हरकत करते हैं, कुछ भी ऐसे कोई रिलेशन यहां पर ये बनाते हैं तो उसको क्रिमिनल कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो ये ऑलरेडी इसके बाद में तो और भी ज्यादा पुख्ता हो गया जब हमारी कंट्री में केएस पोतास्वामी का केस आया। केएस पोतास्वामी का केस आया यहां पर तो 2017 में, तो फिर ये प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया। कोई अपना प्राइवेट स्पेस में क्या कर रहा है तो उसमें आप लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे देखने को मिलते हैं। पर लेकिन ये आप लोग बोलोगे सर ये आर्टिकल अब क्यों डिस्कस किया जा रहा है? अभी भी सोसाइटी में जो यहां पर सेक्शन 377 जो डीक्रिमिनलाइज होने के बाद भी इन कम्युनिटी को सोसाइटी में कई बार एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ये कम्युनिटी सोसाइटी में कई सारी प्रॉब्लम फेस करती है, तो उसी के चलते सोसाइटी को भी हम लोग को कम से कम गाइड करना चाहिए, लिबरल बनाना चाहिए ताकि कंडीशन थोड़ी सी नॉर्मल रहे। हालांकि आगे चलकर यहां पर 2010 में इनकी डेथ हो गई। ये जो डेथ हुई तो कईयों के तो पुलिस के द्वारा स्टार्टिंग में तो सस्पेक्ट किया गया कि इनके द्वारा सुसाइड किया गया है, पर लेकिन आगे फिर कई सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। आगे यहां पर बोला गया कि 3 जर्नलिस्ट और 4 एएमयू के ऑफिशियल जो थे उनको भी यहां पर इसके जो केस में इनके गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस को ज्यादा पुख्ता सबूत नहीं मिले और केस जो है वो बंद कर दिया गया। फिर आगे चलकर इनके रिटायरमेंट से 6 महीने पहले यहां पर इनकी डेथ हो गई। तो ये कई सारी सिचुएशन यहां पर जो देखने को मिलती है, तो उसके चलते यहां पर ये माना जाता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ में क्या है उस चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां पर उसके खिलाफ ऐसी कई सारी चीजें देखने को मिलती है जिसकी वजह से उसकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में एक इंटरमिक्स करके उसकी जिंदगी को बर्बाद किया जाता है। तो ये ऐसी सिचुएशन इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो एक तो सिरस एक्ट बोला गया यहां पर इसको, ठीक है, सिरस एक्ट यानी कि एक तरीके से यहां पर दो को मिलाकर बात की जा रही है कि जैसे अभी इनके नाम पर ये एक्ट रखा गया इसको लेकर, और इसी के साथ में यहां पर एलन टर्निंग लॉ की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये यूके के अंदर यहां पर एक लॉ है कि अगर कोई भी ऐसा कोई होमोसेक्सुअलिटी जैसी कोई एक्ट अगर कोई करता है, ठीक है, तो उसको पार्डन करना चाहिए, उसको यहां पर उसको गलत तरीके से नहीं देखना चाहिए। ये उसकी पर्सनल लाइफ है, वो किस तरीके से इसको लेकर चलता है, ये उसकी खुद की जिंदगी है, उसकी जिंदगी को हम लोग को पर्सनल लाइफ को इस तरीके से बाहर निकाल कर नहीं लेकर आना चाहिए। तो ये यूके के अंदर भी ऐसा लो है, तो उसको भी हम लोग को सीखना चाहिए, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। अगर बात करें दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में बात की जा रही है तो यहां पर नाज फाउंडेशन वर्सेस ये गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल दिल्ली 2009 का केस था, उसमें डीक्रिमिनलाइज किया गया यहां पर होमोसेक्सुअलिटी को। ये भी मुद्दा आप लोगों को देखने को मिला था। कोर्ट ने सेक्शन 377 के तहत बोला यहां पर इसको डिक्रिमिनलाइज करते हुए कि आर्टिकल जो 14 है वो यहां पर राइट देता है एक तरीके से आप लोगों को इक्वलिटी का। इस तरीके से आप लोग यहां पर किसी कोई पर्सनल लाइफ में अनरीजनेबल कोई रिस्ट्रिक्शन आप लोग उनके ऊपर नहीं लगा सकते। तो ये हमारा संविधान भी हमको ये हक देता है कि हम लोग अपनी लाइफ अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हैं, और प्रॉपर एक्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यहां पर ये बातें बोली जाती हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग को अवेयरनेस फैलानी चाहिए ताकि सिचुएशन ऐसी सोसाइटी में देखने को मिले कि गलत तरीके से ट्रीट न किया जाए। अभी आप लोग देखते हैं किन्नर कम्युनिटी के लिए हमारी कंट्री में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक्ट था हमारी कंट्री में, ठीक है। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक्ट आया 2014 में। तो यहां पर अगर कोई किन्नर है तो उसमें उसकी गलती थोड़ी ना है, वो किन्नर कम्युनिटी का इंसान है तो उसमें उसकी क्या गलती है, वो किन्नर पैदा हुआ है तो वो नेचुरली किन्नर पैदा हो रखा है, ठीक है। ऐसे ही पीरियड साइकिल जो लड़की की रहती है उनको लेकर कई बार बात की जाती है, वो नेचुरली आ रही है, उसकी वजह से हम जैसे लोग पैदा हो रहे हैं उसके ऊपर कमेंट किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं घुमा फिराकर ये एक ही एरिया में ज्यादा इशारा करती है कि सोसाइटी को हम लोग एजुकेट करना चाहिए, सोसाइटी में अवेयरनेस फैलानी चाहिए ताकि इन सब मुद्दों को लोग एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दें, और ये सब मुद्दे जिनके बारे में इतना गलत तरीके से सोसाइटी में देखा जाता है उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के हम लोग चलें। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था यहां पर जिसके बारे में बात की जा रही थी। आई होप कि आप लोगों को यहां पर समझ में आया होगा। और ये ऐसे अगर आप लोगों से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए, एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर इंटरव्यू में क्या आंसर दे अगर ऐसे क्वेश्चन है, तो देखिए हमेशा एक तो एक्ट अगर उसके ऊपर आ चुका है उसको फॉलो कीजिए आप लोग। सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है राइट हक मिलने चाहिए, तो आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के अपोज में नहीं जाना आप लोगों को, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ये सारे हक इनके पास में है तो उनको मिलने चाहिए। प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है तो उनको मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को आंसर देना है। ये नहीं कि नहीं मुझे तो ये पसंद नहीं आ रहा यार, ये तो नेचुरली नहीं है, ठीक है। एक लड़का एक
लड़का लड़का अगर आपस में शादी कर लेंगे तो बच्चे कैसे पैदा होंगे, सोसाइटी कैसे आगे बढ़ेगी, वो सारे मुद्दों में आप लोगों ने घुसना है। हालांकि वो एक अलग इशू बन जाता है, आप लोगों को कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से अपनी बातें बतानी है कि सही है, वो उनकी फीलिंग है, अगर उनको अपनी लाइफ उस तरीके से जीना पसंद आ रही है तो उनको उस तरीके से जीने देना चाहिए हम लोग अपनी उनकी लाइफ, क्यों उसके अंदर इंटरफेयर करना। तो ये तमाम मुद्दे आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक मोटा मोटा सा इसके बारे में आइडिया रखेगा, बाकी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर अगर बात की जाए, ये सीबीएसई ने जो रिसेंटली अभी पोस्टपोन किए हैं एग्जाम या फिर कैंसिल किए हैं 10th के एग्जाम, उसके बारे में बात की जा रही है। तो उसी के बारे में यहां पर ये आर्टिकल भी है आप लोगों के सामने। तो आप लोगों को क्या लग रहा है यहां पर, ये होना चाहिए था या फिर नहीं होना चाहिए था? अगर पर्सनली आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे, आर्टिकल में समझ लेते हैं क्या बातें बोली जा रही है। अभी यहां पर जो डिसीजन लिया गया कि 10th के जो कैंसिल कर दिए गए, 12th के अभी पोस्टपोन कर दिए गए, तो ये यहां पर एक काफी अच्छा डिसीजन बताया जा रहा है जो यहां पर राइटर के द्वारा, उनके द्वारा बोला गया कि मच नीडेड, ये रिक्वायर्ड था यहां पर, जिस तरीके कंडीशन कोविड-19 के भी सेकंड वेव भी देखने को मिल रही है, तो ये काफी ज्यादा जरूरी था। क्योंकि देखिए जो स्कूल में जो बच्चे हैं, अगर कल को उनको कोई ऐसे कोई कंडीशन बनती है तो फिर घर में जाएंगे तो घर में वो सबको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, घर में कई सारे बुजुर्ग हैं उनके ऊपर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा, और इसके चलते जो स्कूल बेस्ड जो क्लस्टर हैं उनको भी ध्यान में देकर चलना चाहिए। आप लोगों को याद होगा एक आर्टिकल हम लोगों ने ऐसा भी देखा था जिसमें बोला था यूनिवर्सिटी को भी हम लोग को सैनिटाइज करना चाहिए, वहां पर भी काफी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसी तरीके से सारे स्कूल को भी हम लोग कैटेगरी में लेकर चलना पड़ेगा, अलग से क्लस्टर बनाकर इनको अलग से हम लोग को मेडिकेट करना चाहिए, दवाइयां प्रोवाइड करानी चाहिए। पर लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अभी यहां पर ये अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रोविजन आप लोग को देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब अपने संविधान में आप लोग 7वें शेड्यूल के अंदर जाओगे तो 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो उसके अंदर यहां पर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर यहां पर रखा गया एजुकेशन को। ठीक है, तो एजुकेशन में कॉन्करेंट लिस्ट है, तो इसमें यहां पर स्टेट अपने हिसाब से अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो अभी कई सारे राज्य जो है स्टेट के जो जैसे एग्जाम होते हैं, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, तमिलनाडु बोर्ड हो गया, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो गया, महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, तो ये सीबीएसई के द्वारा अपने एग्जाम जो है बेसिकली इस तरीके से डिसीजन दिया गया है। बोर्ड वाले एग्जाम राज्य क्या करेंगे तो वो राज्य खुद डिसाइड करेंगे, ये बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी कंट्री की अभी आप लोगों को देखने को मिलती है, तो इसीलिए सेंटर बना के लेकर आ पाया क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया उसका एजुकेशन को। ठीक है, अगर एजुकेशन स्टेट लिस्ट में होता, जैसे कि हेल्थ स्टेट लिस्ट में है, तो उस तरीके से यहां पर फिर ऐसे ये पॉलिसी लेकर नहीं आ पाते। तो ये कई सारे मुद्दे आप लोग के माइंड में कंफ्यूजन डाल देते हैं, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे इसको लेकर चल रही है, जैसे केरला के द्वारा इलेक्शन के चलते अभी यहां पर जो एग्जाम है उनको यहां पर पोस्टपोन कर दिया गया। तमिलनाडु के द्वारा यहां पर एग्जाम बोला जा रहा है मई में कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, तो तमिलनाडु ने इलेक्शन के चलते यहां पर मई में कंडक्ट कराने की बात की जा रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कैसे लेकर चल रही है, कितना यहां पर वैक्सीनेट कर रही है, कितना यहां पर अवेलेबल है वैक्सीन, इसी के साथ में क्या यहां पर प्रॉपर पाइपलाइन में यहां पर आगे चीजें आगे चल रही हैं, तो ये सारी नई दवाइयां क्या कोई मार्केट में आ रही हैं, तो वो भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। दवाइयां अवेलेबल भी हैं, वो कैसा इंपैक्ट डाल रही हैं लोगों के मन में, उसको लेकर कुछ गलत भावनाएं तो नहीं है दवाइयों को लेकर, तो वो भी चीजें अंडरस्टैंड यहां पर करनी पड़ेगी। सप्लाई कितनी आप लोग प्रोवाइड करा पा रहे हैं। ठीक है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो अमीर सेक्शन है सोसाइटी का, प्रॉपर 2-2, 3-3 जितने भी उनको वहां पर डोज मिलने चाहिए मिल रहे हैं, गरीब सेक्शन को अभी एक भी नहीं मिल पा रहे, तो वो कैसे आप लोग कवर करके चल रहे हो। ठीक है, तो सप्लाई काफी बड़ा रोल प्ले करेगी, जिसके चलते हो सकता है कि अच्छी खासी इम्यूनिटी हम लोग डेवलप कर पाए और चीजें थोड़ी नॉर्मल देखने को मिले। अभी नॉर्मलाइज करना चाहिए कैंपस बेस्ड एजुकेशन को, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाना चाहिए जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं सबके लिए, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या फिर पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है, ठीक है, ये दोनों पार्टनरशिप में काम करें, तभी जाकर सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो पाएगी। क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन दो ऐसी चीजें जब किसी इंसान को दी जाती है तो ह्यूमन कैपिटल बन जाता है वो, और ह्यूमन कैपिटल अगर कोई बन गया तो फिर वो एक अच्छे लेवल पर चीजें आगे लेकर चल पाएगा। देखिए पहले सबसे पहले हेल्थ होता है, अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो कैसे काम चलेगा, फिर एजुकेशन आती है, और हेल्थ और एजुकेशन जिसको मिल गई तो फिर इंसान सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है। तो नेक्स्ट फ्यू वीक तक तो सारी गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, कितना ज्यादा अच्छे लेवल पर जनरल ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीन देनी चाहिए, इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो तब जाकर आप लोग एग्जामिनेशन सीजन के बारे में सोच सकते हैं, तभी एग्जामिनेशन को आप लोग आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, अब कई सारे बच्चे बोले सर यूपीएससी के एग्जाम का क्या होगा, अभी जैसे कि ईपीएफओ का भी एग्जाम आ रहा है उसका क्या होगा। ठीक है, तो कई सारे इसको लेकर अभी चिंता में है। तो देखिए यूपीएससी नॉर्मली इन ये बच्चों के लिए बेसिकली चीजें ज्यादा की जा रही है अभी। ठीक है, तो आप लोग जो है वो अभी उससे बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने 12th के भी कैंसिल नहीं किए, उसके भी पोस्टपोन नहीं किए, तो उस चीज को लेकर आप लोग टेंशन में मत रहिए, आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखिए। उसके बारे में जो भी डिसीजन होगा, अगर कुछ भी ऐसा कुछ डिसीजन आता है तो अच्छा है, वो सबके लिए रहेगा, तो उसमें आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर प्रेजेंट टाइम पे उसको आप लोग उस तरीके से देखकर मत चलिए कि एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो उसको लेकर आप लोगों को जरा सी भी लापरवाही, जरा सी भी कोताही नहीं बरतनी है किसी भी लेवल पर। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। जैसे आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं
कोरोना जो है वो खतरनाक लेवल का यहां पर अभी अपना जो रूप है वो अख्तियार कर चुका है। ठीक है, ये कंडीशन देखिए, दवाइयां कई सारी लाई जा रही हैं, चारों तरफ से डॉक्टर लग रहे हैं, पर फिर भी लोगों की जान जा रही है। तो सिचुएशन जो है वो बिहेवियर कंडीशन बनी हुई है। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। तो शाम दाम दन भेड़ लगा रहे हैं सब, लेकिन रियलिटी में रिजल्ट अभी कोई ऐसा खास अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो वो कैसा देखने को मिलेगा तो उसके बारे में आगे पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो यहां पर आर्टिकल है, ये किस तरीके की कंडीशन बनी हुई है हमारी कंट्री में, खासकर इकोनॉमी को लेकर, तो उसके बारे में बात की जा रही है। देखिए, सबसे बुरी कंडीशन पता है कब होती है? देखिए, एक तो मार्केट में कोई चीजों की अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाए। मान लीजिए मार्केट में एप्पल का प्राइस जो है वो 500 रुपए केजी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसका आप लोगों को रीजन देखने को मिलेगा कि जहां से सप्लाई की जा रही है वहां से सप्लाई नहीं आ रही है, या फिर जो सप्लाई करने वाली जो चीजें हैं जो उसको लेकर आ रही है, जैसे कि पेट्रोल डीजल जिसमें गाड़ी में भरकर लाया जा रहा है, वो बहुत महंगा हो चुका है, उसकी वजह से महंगा हो गया। तो कई सारे ऐसे मुद्दे देखने को मिलते हैं जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अब ये समझिए किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास में ये 100 रुपए है, ठीक है, और पहले जो एप्पल का प्राइस था वो था यहां पर 80 रुपए किलो। ठीक है, तो अगर ये मार्केट में लेने जाएगा 1 किलो एप्पल, तो आराम से 80 रुपए के एप्पल खरीद लेगा और 20 रुपए अपनी पॉकेट में वापस लेकर घर आ जाएगा। अब सोचे यहां पर इनको बढ़ाकर इनका क्या कर दिया, इनको बढ़ाकर इन्होंने यहां पर 160 रुपए केजी कर दिया, एप्पल को 160 रुपए केजी कर दिया। पहले यहां पर ये कितना लेकर आ पा रहा था? 1 किलो लेकर आ पा रहा था 80 रुपए में। अब यहां पर क्या पाएगा? 1 किलो के आधे किलो से थोड़े से ज्यादा लेकर आ पाएगा अब यहां पर ये 100 रुपए के अंदर भी। तो इसका मतलब क्या हो गया? परचेजिंग पावर जो है वो कम हो गई। यानी कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो पर्सन की परचेजिंग पावर जो होती है वो कम हो जाती है, वो उतने ही पैसे में फिर कम सामान खरीद पाता है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जितना इन्फ्लेशन इस तरीके से हाई लेवल पर अगर पहुंचेगा तो इकोनॉमी के अंदर कई सारी और प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो ओवरऑल अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, तो परचेजिंग पावर अंडरमाइन हो जाती है, कई सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि डिमांड ज्यादा बढ़ गई, सब जो है मास्क खरीदने भाग पड़े। ठीक है, मास्क मार्केट में है नहीं, तो मास्क की प्राइस बढ़ जाएगी एकदम तुरंत। ठीक है, दूसरा है, मान लीजिए गुब्बारे दिखा रखे हैं यहां पर, ये अगर गुब्बारा जो है वो मान लीजिए 10 रुपए का है, ठीक है, पर लेकिन गुब्बारे के अंदर जो हवा भरी जाती है वो उसके अंदर हवा भरने का प्राइस बढ़ गया है। अब यहां पर पहले 5 की थी, अब 10 रुपए की भरी जाने लगी है, तो गुब्बारे का प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है। तो दूसरा ये होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इसको बोलते हैं। बुल्ट इन इन्फ्लेशन कहां से निकल कर आता है? मान लीजिए इंसान की वेज बढ़ती हुई जा रही है, पहले आप लोगों की वेज थी 15,000 रुपए, अब हो गई है 25,000 रुपए, तो 25,000 रुपए 10,000 रुपए ज्यादा मिल गए, अब आप लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे, तो उसकी वजह से जो जो भी सामान आप लोगों ने खरीदा मार्केट में उसकी हो सकता है कि खपत और ज्यादा बढ़ गई हो। ठीक है, लोग वही सामान खरीदना प्रेफर कर रहे हो सकता है लोगों ने चाय छोड़कर कॉफी पीना पसंद कर दिया, सब कॉफी खरीदे जा रहे हैं, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। किसकी वजह से? एक तरीके से वेज बढ़ने की वजह से। पहले लोग जो थे मूंगफली खाना पसंद करते थे, अब प्राइस बढ़ गया, अच्छी खासी सैलरी आ रही है, बादाम खाना पसंद करें। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है घुमा फिराकर इन्फ्लेशन बढ़ाती हैं। तो डिमांड और सप्लाई का भी काफी बड़ा रोल होता है। तो अभी ये बोला गया कि हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो प्राइस, जो रिटेल प्राइस, अभी यहां पर रिटेल प्राइस और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो लेटेस्ट ऑफिशियल डेटा सामने निकल कर आया, तो इन्फ्लेशन जो है यहां पर 4 मंथ में हाई देखने को मिला, मार्च के महीने में 5.52। नॉर्मली इन्फ्लेशन को जो सीपीआई इन्फ्लेशन है 4 + -2 यानी कि 2 से लेकर 6 के बीच में कंट्रोल करने की बात की जाती है, पर लेकिन अभी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। रीजन उसके कई सारे आप लोग बोल सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा रीजन आप लोग यही देखिए कि हमारी कंट्री में जो फ्यूल और फूड का प्राइस है वो बढ़ रहा है। अभी फिलहाल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स लगा रही है, तो फ्यूल यानी कि डीजल पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, ईंधन का प्राइस बढ़ रहा है, तो वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी रिसेंटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें जो है वो काफी ज्यादा श्रिंक कर गई है, क्योंकि लोग जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। इंटरेस्ट तो तब लेंगे जब नॉर्मल जिंदगी चलेगी। तो इसके चलते खासकर पल्सी जो है, एडेबल ऑयल जो है, किचन का जो भी सामान होता है वो सारा, वो भी काफी महंगा आप लोग यहाँ पर नजर आएगा लास्ट फ्यू मंथ के अंदर। तो ये कई सारी कंडीशन आप लोग देखते हैं। रीजन क्या है? सप्लाई चेन टूट जाती है, उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है, सामान टाइम पर सही जगह नहीं पहुंच रहे हैं। तो सेंट्रल बैंक के द्वारा अभी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन तो ये लगाई गई है कि यार आने वाले टाइम में ना, अभी रिसेंटली मॉनसून अच्छा रहने वाला है, तो जैसे ही मॉनसून अच्छा रहेगा तो चीजें जो है थोड़ी सी नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। पहली तो एक ये बात बोली गई है। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऑप्टिमिज्म यहां पर यह भी लगाया गया है कि कट किया जाएगा इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर। अगर इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर हम लोग कट लगा देते हैं तो फायदा क्या रहेगा? फायदा ये रहेगा कि बाहर से भी सामान हम लोग लेकर आ पाएंगे, तो उससे हमारी मार्केट में चीजें सस्ती रहेंगी, तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ना। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करे थोड़ा सा, ठीक है, और इसी के साथ में जो इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है उसको भी काउंटर करने की कोशिश की जाए। तो जैसे मैंने बताया ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है सेंट्रल बैंक की, और फिस्कल पॉलिसी होती है बेसिकली जो हमारी गवर्नमेंट की। तो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो प्राइस में स्टेबिलिटी आएगी जो हमारी कंट्री में, तो वो चीजें यहां पर कैसे फॉलो की जानी है उसके ऊपर मुद्दा रहता है। ठीक है, तो वो भी देखने को मिलता है। तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को रिड्यूस करना चाहिए फ्यूल के ऊपर जो टैक्स लगा रखे हैं। आज के डेट में अलग अलग राज्य में आप लोग को अलग अलग फ्यूल के प्राइस देखने को मिलेंगे। दबाकर जो ड्यूटी लगाई जाती है सेंटर के द्वारा, स्टेट के द्वारा पैसा दबाकर कमा रहे हैं उससे, तो कैसे चीजों को लेकर चल रहे हैं, तो ये भी अपना थोड़ा थोड़ा सा यहां पर
हाथ ढीला छोड़े तो उसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के प्राइस भी थोड़े कम होते नजर आएंगे, तो उसकी वजह से जो सामान लाया और ले जाया जाता है तो वो भी थोड़ा सस्ता आएगा और जाएगा, तो वो चीजें आप लोग देखते हैं। इसी के चलते यहां पर अगर बात की जाए तो नेक्स्ट अगर बात की जाए आरबीआई के द्वारा बोला जा रहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में कुछ ना कुछ हेल्प यहां पर करनी पड़ेगी, रिड्यूस करना पड़ेगा यहां पर जो भी इस तरीके से जो चीजें लगाई जा रही हैं। ये भी इनके आरबीआई भी थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रहा है कि भाई आप भी कुछ थोड़ी सी ढील बरतो, ऐसा बोलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि डिसरप्शन कर दिया काफी लार्ज स्केल पर इन्फेक्शन की वजह से। ये कंडीशन आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। जो एक तरीके से डिमांड जो मार्केट में है वो कम अभी रिसेंटली नजर आ रही है, पॉलिसी मेकर अपना पसीना छोड़ चुके हैं बेसिकली डिमांड को बढ़ाने के चक्कर में, पर लेकिन लोग सामान खरीदेंगे तब ना जब उनके हाथ में पैसा होगा, वो प्रॉब्लम अलग से देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है और ओवरऑल इकोनॉमी को कैसे यहां पर लेकर चलना है, तो एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, तब जाकर सिचुएशन सुधरेगी। तो ये तमाम मुद्दे यहां पर अभी देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर ये बात कर रहे हैं, ये इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया और चाइना के रिलेशन जो है जिस डायरेक्शन में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कभी कभी ये लगता है कि नॉर्मल होने वाले हैं, पर लेकिन चाइना एक ऐसा गिरगिट है वो जरा जरा सी देर में रंग बदलता है। तो अगर इसके बारे में थोड़ा सा मैं क्रोनोलॉजी आप लोगों को बताऊं, इंडिया और चाइना के द्वारा जो अपने डिप्लोमेटिक जो रिलेशन स्टैब्लिश किए गए थे वो 1950 में स्टैब्लिश किए गए थे। 1950 में दोनों के द्वारा डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किए गए और उस टाइम पर एक नारा भी चला था, हिंदू चीनी भाई भाई, ठीक है। हिंदू चीनी भाई भाई चलता रहा, आगे चलकर मिलकर काम किया दोनों के साथ में। 1955 और 1956 के हेरफेर में हमारी कंट्री और चाइना ने मिलकर यहां पर बेसिकली कोशिश की कि हाँ एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि जो नई नई न्यूबॉर्न कंट्री, यानी कि जो नई नई अभी अंग्रेजों की गुलामी से छुटी है कंट्री, उनके द्वारा मिलकर नॉन अलाइंग मूवमेंट यहां पर चलाने की बात की गई आगे चलकर। और फर्स्ट जो समिट हुई उसकी 1961 में हुई। चलो चीजें आगे बढ़ी रही थी 1961 में, 1962 में चलकर दोनों के बीच में झड़प हो गई, जो कि एक काफी बड़ा माहौल यहां पर बिगड़ता हुआ नजर आया। पर लेकिन रिलेशन जो है काफी लंबे समय तक दोनों के रिलेशन जो है वो पैटर्न में नहीं आए। फिर 1976 के करीब यहां पर चलकर जो दोनों के एम्बेसडर जो है वो एक्सचेंज किए गए और चीजों को फिर से ग्रेजुअली सही लेने से आगे लेकर चलने की बात की गई। आगे चल के 1988 में जब चीजें पहुंची तो यहां पर ये सामने निकल कर आए हमारी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी साहब, उनके द्वारा इनिशिएशन किया गया प्रोसीजर और विजिट किया गया चाइना को। तो चाइना की जो पिछली बातें थी उनको भूल भाल कर हम लोग आगे बढ़े। 1992 में इंडियन जो प्रेसिडेंट है यहां पर आर वेंकट रमन, उनके द्वारा विजिट किया गया चाइना में, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट विजिट आफ्टर इंडिपेंडेंट जो आप लोगों को देखने को मिला, तो उससे रिलेशन और बड़े। 1996 में चाइनीज जो प्रेसिडेंट थे यहाँ पर उनके द्वारा विजिट किया गया इंडिया में, तो फर्स्ट हेड चाइना का यहाँ पर विजिट किया एस्टेब्लिशमेंट बायलैटरल रिलेशन के बाद में इंडिया में, तो वो भी एक अच्छी चीज देखने को मिली। आगे चलकर सिचुएशन थोड़ी सी और नॉर्मल हुई, तो यहाँ पर जो हमारी कंट्री में 2000 के करीब में यहाँ पर जो KR नारायण साहब उनके द्वारा फिर से विजिट किया गया। 50th एनिवर्सरी जब सेलिब्रेट की गई, क्योंकि 1950 में हमारे रिलेशन स्टेब्लिश किए गए थे और 2000 में हम लोग के जो रिलेशन थे 50 साल पूरे हो गए, तो उसको दोनों के रिलेशन को आगे लेकर चलने की बात की गई और बोला गया कि एक शेयर्ड विजन हो जाना चाहिए 2008 में इंडिया और जो बेसिकली चाइना का, ताकि जो एशिया को एक सही डायरेक्शन में लेकर चल सके, ठीक है। 2010 में 60वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई और फिर आगे चलकर चाइना इंडिया एक्सचेंज ईयर यहां पर देखने को मिला कि हाँ हम लोग दोनों मिलकर काम करेंगे, कल्चर को आगे बढ़ाएंगे। ईयर ऑन ईयर थोड़ी सी चीजें और आगे बढ़ी। आगे चलकर फिर आप लोगों को देखने को मिला साइड लाइन यहां पर जो ब्रिक्स समिट है, दोनों मिलकर काम करने लगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी आगे लेकर चलने लगे, ठीक है। इसके चलते कई सारी चीजें बढ़ी आगे, इवन जो आगे चीजें इतनी तक बढ़ी कि दोनों के द्वारा यहां पर कई सारी और चीजें कई सारे एरिया में आज के में चाइना की दुनिया भर की कंपनी हमारी कंट्री में काम करती हैं। आज के में आप लोग देखते हैं, हालांकि फिलहाल जो है कई सारे ऐप हम लोगों ने अपनी कंट्री में से निकाले। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में दोनों कंट्री मिलकर काम कर रही है, ब्रिक में दोनों कंट्री मिलकर यहां पर काम कर रही है। तमाम ऐसे मुद्दे आप लोगों को इंडिया और चाइना के देखने को मिलेंगे। इवन इंडिया और चाइना के बारे में बात करें तो हैंड इन हैंड एक ज्वाइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज भी है जिसमें दोनों मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं कैसे यहां पर चीजों को लेकर चलना है। अफगानिस्तान में इसमें भी ये बातें करते हैं, अफगानिस्तान में कैसे शांति बनाकर रखनी है, तो उसके मुद्दे पर भी बात करते हैं। पर लेकिन टक्कर कहां बैठ जाती है, आकर टक्कर बैठ जाती है जब इंडिया और चाइना के बॉर्डर इशू के बारे में हम लोग बात करते हैं। चाइना और इंडिया के बीच में एक लाइन है जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना क्या है, बार बार इंडिया के अंदर घुसता हुआ नजर आता है। तो उसके चलते जब दोनों के बीच में झड़प हो जाती है तो फिर बातें करते हैं, सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है, पर सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है। तो आज की डेट में लगभग 70 साल पूरे हो चुके हैं इंडिया और चाइना के रिलेशन को 2020 में, पर लेकिन फिर भी हम लोग अब तक दोनों के बीच में रिलेशन नॉर्मल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चाइना की जो हरकतें हैं वो एक तरीके से ऐसी हरकतें हैं कि वो हमेशा सामने वाले को सप्रेस करना चाहता है। और चाइना हमेशा एक चीज और चाहता है कि एशिया में चाइना के नाम से एशिया को जाना जाए। तो जब से हम लोग क्वाड ग्रुप के बारे में बात करने लगे, यहां पर इंडिया और चाइना के बीच में
कंपेयर होने लगा है, तो उस टाइम से चाइना और ज्यादा चिढ़ने लगा है। चाइना ये बोलता है मुझे इंडिया के साथ में कंपेयर मत करो, मुझे यूएसए के साथ में कंपेयर करो, ठीक है, यानी कि बड़े इंसान के साथ में कंपेयर करो। तो इंडिया को वो अलग तरीके से देखता है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं यहाँ पर। अभी फिलहाल इनके द्वारा बोला गया था कि नॉर्मल रिलेशन रखने हैं, पर चाइना बार बार जो है अपनी बातों से मुंह करता हुआ नजर आता है। रियलिटी में भी नॉर्मल सी दोनों के रिलेशन में नहीं देखने को मिल रही है। इसी के चलते डोकलाम वाले एरिया में दोनों का डेडलॉक हो गया था। जब चुंबे वैली में दोनों आमने सामने मिले तो वो भी एक मुद्दा बार बार सामने निकल कर आता है। तो कई सारे ऐसे तमाम इशू हैं चाइना के और इंडिया के बीच में जो अनसुलझे हैं। अब देखते हैं सुलझेंगे कब, तो इसके बारे में आगे जानने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल यही है इसके बारे में इंफॉर्मेशन, जो कि एक हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर, ये बेसिकली किसके बारे में बात की जा रही है, तो IHDS इसके बारे में बात की जा रही है। बेसिकली है कि आप एक बार आप लोग समझ लीजिए, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। बात करते हैं इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे 2015 के बारे में। तो इसका डेटा यहां पर एनालिसिस किया गया और डेटा को एनालिसिस करके कई सारी बातें सामने रखी गई। एक बोला गया कि ट्रस्ट के बारे में आज के दिन में आप लोग बात करते हो और क्वालिटी ऑफ जो सिस्टम के बारे में बात करें तो दोनों का कोरिलेशन है। यानी कि आप लोगों को ट्रस्ट है कि ये इंसान जो है ये सही काम करेगा, तो आप लोग उस इंसान के साथ में लंबे समय से जुड़कर रह सकते हो। पर लेकिन आप लोगों को पता है कि ये पीठ पीछे मुड़ते ही मेरी बुराई करेगा और मुझे कभी भी धोखा दे सकता है, तो आप लोग उस इंसान से डिस्टेंस बनाकर रखोगे। तो ये सिचुएशन आप लोगों को ट्रस्ट में देखने को मिलेगी। तो ट्रस्ट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर ब्रेक हो जाए तो फिर उसको एस्टेब्लिश करना काफी मुश्किल हो जाता है, पर लेकिन फिर भी जद्दोजहद चलती रहती है। तो यहां पर अभी रिलेशनशिप में बात करें, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भी अगर ट्रस्ट रहे तो अच्छा खासा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अगर गवर्नेंस के अंदर ट्रस्ट रहे, हमको पता रहे कि हाँ ये जो गवर्नमेंट है ये अच्छा काम करती है, इसके ऊपर हमारा ट्रस्ट है कि हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, तो वहां पे ट्रस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसी तरीके से अगर ट्रस्ट हम लोग देखें गवर्नमेंट के अंदर में, जुडिशरी के अंदर में, पुलिस के अंदर में, तो ये ट्रस्ट यहां पर कास्ट बेस्ड जब काउंट किया जाता है तो अलग अलग वेरिएशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि आज की डेट में अगर आप लोग स्टेट के अंदर अगर बात करते हैं तो कास्ट को अलग फॉलो किया जाता है, ठीक है। एक जुडिशरी के अंदर देखें तो अलग पैटर्न देखने को मिलेगा। पुलिस अगर कोई अपनी कास्ट के बंदे को अलग तरीके से देखती है, दूसरी कास्ट के बंदे को अलग तरीके से देखती है। तो इसके ऊपर एनालिसिस किया गया यहां पर इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के अंदर, जहां पर ये बातें बताई गई हैं। तो इसको इनके द्वारा एनालिसिस करके बातें सामने रखी गई हैं। बोला गया 2005 से लेकर 2012 तक का अगर आप लोग बातें करते हैं तो ट्रस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। यहां पर कास्ट हायरार्की जो है हमारी सोसाइटी में काफी लार्ज स्केल पर अंदर घुसी हुई है। हमारी सोसाइटी में अगर बात करें, ब्राह्मण को टॉप पोजीशन पर रखा गया, जिसको हाई कास्ट की कैटेगरी में रखा गया, फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस, फिर यहां पर डिप्राइव्ड जो सेक्शन होता है नॉर्मली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से ऊपर से नीचे तक हम लोग कास्ट को डिवाइड कर बैठे हुए हैं। यहां पर अगर बात करें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, कोटा यानी कि रिजर्वेशन दिया जाता है कि हाँ पब्लिक इंप्लॉयमेंट या फिर एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया जाए, ताकि जो वनरेबल कंडीशन पास्ट में झेलनी पड़ी है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। पर लेकिन रियलिटी में कोई वनरेबिलिटी अब तक कम हुई नहीं है। जिस लेवल पर यहां पर रिजर्वेशन को दिया जा रहा है उसके बेस पर भी स्टिल कई सारी ऐसी चीजें जिनसे डिप्राइव किया जाता है कास्ट के नाम पर आज की डेट में भी। तो हमारी सोसाइटी में कास्ट जो है उसमें लोग जो है काफी अंदर तक घुसे हुए हैं। अगर कास्ट के मामले में ट्रस्ट की बात की जाए तो जुडिशरी पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है, दूसरे नंबर पर स्टेट और तीसरे नंबर पर पुलिस। यानी कि पुलिस में सबसे कम ट्रस्ट है अगर कास्ट के नाम पर बात करें, दूसरे नंबर पर स्टेट और जुडिशरी में सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है कि वो थोड़ा सा कास्ट से ऊपर उठकर काम करती है। तो यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैक्टर आप लोगों को इसका नजर आ ही जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर हम लोग को ट्रस्ट क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। ये चीजें ऐसी तो है नहीं कि एकदम चेंज हो जाएगी, आराम आराम से हम लोग को इनको लेकर चलना चाहिए। जिस तरीके से अगर बात की जाए यहां पर अभी फिलहाल ट्रस्ट जो है 2015 से लेकर 2012 तक का ट्रस्ट बढ़ा है, पर लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए फिर से ये ट्रस्ट जो है वो इरोज होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर जो स्टेट की पॉलिसी है वो ऐसी होनी चाहिए ताकि सिटीजन के जो राइट है उनका वॉयलेशन ना हो और यहां पर वो ट्रस्ट मेंटेन रखकर अपना चल सके। कोई भी चीजें होती है, आप लोग किसी इंसान के साथ में बात करना स्टार्ट करते हैं, एकदम तो सारी बातें उसके सामने अपनी खोल के नहीं रख देते, आराम आराम से बातें करते हैं, आगे बढ़ती है, फिर ट्रस्ट होता है, फिर चीजें आगे बढ़ती हैं। तो उस तरीके से तो स्लो स्लो ट्रांजिशन अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसको कैसा इन्वॉल्वमेंट, कैसी पॉलिसीज लेकर आई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो वहां पर ट्रस्ट क्रिएट करेगा। तो हम लोगों को ट्रस्ट को अंडरस्टैंड करके चीजों को आगे लेकर चलना चाहिए, तभी सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो पाएगी। यानी कि ट्रस्ट के ऊपर फोकस देकर हम लोग को चलना चाहिए, ऐसी बातें यहां पर की जा रही है। वरना चीजें जो है वो अगर ट्रस्ट ब्रेक होता हुआ नजर आया तो सोसाइटी में भी आप लोगों को एक पैटर्न नजर अलग आएगा और लोग जो है वो अलग डायरेक्शन में चलते हुए नजर आएंगे। आप लोगों की क्या राय है, ट्रस्ट कितना एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपनी राय इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यहां पर फेथ के बारे में बात की जा रही है। फेथ फॉर राइट्स, ये फेथ फॉर राइट्स मूवमेंट किसके साथ में एसोसिएटेड है? यूनेस्को के साथ में, ग्रीन पीस के साथ में, यूनाइटेड नेशन के साथ में, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ में? तो किसके साथ में ये कनेक्टेड है? फेथ फॉर राइट। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। तो ये आंसर क्या है इसका? A B C F D। चलिए आप लोग बताइए।
क्वेश्चन हालांकि मुझे स्टार्टिंग में पूछना था पर लेकिन स्टार्टिंग में मेरे याद नहीं रहा, तो आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका सी। ठीक है, तो सी आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। अगर कोई भी डाउट है तो अपना फीडबैक देकर जरूर जाना कि लेक्चर में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और जो भी आप लोग अपग्रेडेशन चाहते हैं उसके बारे में बता सकते हैं। बाकी आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक अगर बिल्कुल यूज नहीं करने। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं यार। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।